स्टूडेंट्स कैसे हैं? जैसा कि प्रीलिम का रिजल्ट आ गया, मेंस का तैयारी चालू हो गया और आपके पास बहुत सीमित समय है, इसे में आपको मैनेज करना है। इस बार आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि आपका विषय लोक प्रशासन काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन जो पब्लिक यूपीएससी का टॉपर वो पब्लिक एड से ही है। विगत कई वर्षों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिछड़ रहा था, या इस बार उसे एक नवजीवन के जैसा, पुनर्जीवन जैसा आप मान सकते हो। लोक प्रशासन, जैसा कि आप जानते हो, एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। नए केस स्टडी, नए डेटा, नए इंफॉर्मेशन, जितना आप अपडेट करोगे अपने आंसर को, उतने अच्छे अंक आने का चांस रहते हैं। इसलिए दूसरे विषयों की तुलना में लोक प्रशासन ज्यादा ऊर्जावान है, ज्यादा नया है, ज्यादा संभावनापूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते, पिछले क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पर वर्कआउट किया था। इंट्रोडक्शन टॉपिक लिया। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन यूपीएससी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, खास तौर पर जो एलपीजी के परिप्रेक्ष्य में। अगर देखा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 3 टॉपिक हो गए, प्लस आपके पर्सनल ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है। इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, टॉपिक इतना पढ़ना है। तो ज्यादातर देखो कि पहला पार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रोडक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन भर जाता है, और तो उसके बाद जो जगह बचता है इंट्रोडक्शन से ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, और फिर थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, और आप समझ लो कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दिनों अभी जो अगर 2015 से भी क्वेश्चन के पैटर्न को एनालाइज करोगे तो देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के रूप में, और लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक व्यवहार के रूप में क्या इंटरेक्शन है वगैरह वगैरह पर। तो बेसिक वाला पोर्शन को बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करना है, खासतौर पर वो जो यूपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफाई है, जैसे एलपीजी, गुड गवर्नेंस, फिर आप एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया फेज है, हमारे ये सब पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। रही बात ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसमें तो टॉपिक वाइज जाता है, किताब के नाम पर आएगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिवाइड वार्डो की पुस्तक, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ एक्टिविटी, उस पर क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो साइमन की पुस्तक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाला पोर्शन है, उसमें थॉट को केंद्र बिंदु पर रखकर आपको तैयारी करना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन आता है मैरी पार्कर फॉलेट पर, क्रिस आर्गेरिस पर। इस पर अच्छे संभावना भी काफी अच्छे होते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल जरूर है, लेकिन स्कोरिंग के दृष्टि से काफी अच्छे माने जाते हैं। फिर आप देखोगे कि वर्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लो, इससे भी इनवेरिएबली क्वेश्चन आता है। आजकल तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन, पिछले दिनों ब्यूरो पर क्वेश्चन आया, ट्रिपल पी पर क्वेश्चन आया, समझ रहे हैं, फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन पर क्वेश्चन आया। तो आते रहते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को तो बेहतर करो ही करो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अगर मुझे लगता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रोडक्शन टॉपिक बेहतर कर लेते हो तो मैक्सिमम सेक्शन 1 का क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। अब आज हम लोग उसी कड़ी में दूसरे सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अच्छा टॉपिक है, इसमें संभावनाएं काफी है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका है कि इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो सेकंड पेपर जो होगा उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर। लोक प्रशासन क्या है, नागरिक महत्व के कार्यों का प्रबंधन होता है कि नहीं होता है। जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, देश को वायु दुश्मनों से बचाए रखना, कोरोना महामारी से निपटना, आर्थिक मंदी से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को पुनर्गति प्रदान करना वगैरह वगैरह। इट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर। इस मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर को मैनेज करने में वो बहुत सारे भूमिका और कार्यों का निर्वहन करता है। इट परफॉर्म वेरियस रोल एंड फंक्शन, और जितना ज्यादा रोल एंड फंक्शन होगा उतना ज्यादा उसके डिस्क्रेशन होंगे। डिस्क्रेशन को समझ है,
विवेकाधिकार का प्रयोग करना, स्वविवेक का प्रयोग करना। और डिस्क्रेशन मतलब पावर हुआ, या इसको आप अथॉरिटी कह सकते हो, लेजिटिमेट पावर को ही अथॉरिटी कहते हैं। तो जितना ज्यादा मतलब डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेगा, मतलब जितना उतना पावर इस्तेमाल करेगा। और पावर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो मिसयूज होने की टेंडेंसी होती है। मतलब अथॉरिटी करप्ट्स, पावर करप्ट्स इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जैसा आपने स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा, तो ये जानते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है, या शक्ति लोगों को भ्रष्ट बनाती है, और एब्सोल्यूट शक्ति और भी निरपेक्ष रूप से भ्रष्ट बना देती है। तो उसी को देखने के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एक प्रिंसिपल है, फिर बनाया गया है संगठन में, जिसके अनुसार अथॉरिटी शुड इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर होना चाहिए। अर्थात यदि आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसको उतनी मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। यदि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसी मात्रा में अथॉरिटी दो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इट इज बेसिकली सिंबल ऑफ बैलेंस पॉलिटी। और अगर ये दोनों में इम्बैलेंस है तो इसका मतलब समझ लो कि आप इम्बैलेंस पॉलिटी की बात करते हो, जो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। विकसित देश और विकासशील देशों में एक अंतर और भी है, वह यह है बैलेंस पॉलिटी और अनबैलेंस पॉलिटी। यानी विकसित देश में पॉलिटी बैलेंस होता है, और विकासशील देश में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। यानी सत्ता और उत्तरदायित्व सेपरेटली लोकेटेड होता है। जिसके पास सत्ता है उसके ऊपर जवाबदेही नहीं, और जिसके ऊपर जवाबदेही है या उत्तरदायित्व उसके पास सत्ता नहीं। क्लियर। अब उत्तरदायित्व जो होता है वह आपके अंदर से काम करता है, वह नैतिक मूल्य पर, स्थिति इत्यादि पर निर्भर करता है। समझ रहे, या मतलब इंटेंजिबल होता है। आपके अंदर कितना उत्तरदायित्व की भावना है वो बहुत मुश्किल है कहना, और लोक प्रशासन तो कम से कम उसके भरोसे काम नहीं कर सकता। इसलिए लोक प्रशासन उसे लागू करने के लिए क्या मैनेज करता है, अकाउंटेबिलिटी मैनेज करता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब उत्तरदायित्व हुआ, इसका मतलब जवाबदेहिता हुआ। मतलब उत्तरदायित्व को लागू करने को मतलब औपचारिक विधि को हम जवाबदेहिता कहते हैं। समझ रहे। तो हर चलिए ये क्या हुआ, औपचारिक हुआ, ये औपचारिक अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है। समझ रहे। ये जो होता है साध्य हुआ, और ये साधन हुआ, यह साध हुआ। यानी कि हम उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए क्या करते हैं, जवाबदेहिता लगाते हैं। अब जवाबदेहिता को हम किस तरीका से मैनेज करते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म से। समझे। तो कंट्रोल मैकेनिज्म दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा। इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म किसको कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचा के अंदर अवस्थित है और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के साथ काम करता है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। जैसे शरीर में इम्यूनोलॉजी होता है, शरीर काम कर रहा है, इम्यूनोलॉजी काम कर रहा है। समझ रहे। और ये जो एक्सटर्नल होता है वह देश के संविधान द्वारा निर्धारित होता है और बाहर से काम करता है। उसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियरी कंट्रोल और पब्लिक कंट्रोल चारों सम्मिलित होते हैं। तो समझ में आया मैकेनिज्म। ये कंट्रोल मैकेनिज्म, पहले तो इंटरनल मैकेनिज्म काम करता है, इंटरनल मैकेनिज्म के अलावे एक्सटर्नल मैकेनिज्म भी काम करते हैं, क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म को भी इफेक्टिव बनने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट जरूरत होता है। खासतौर पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात, यहाँ पर ये देखते हो कि इंटरनल कंट्रोल ऐसा है काफी पोटेंशियल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हुआ मैनेज कर लेगा। क्योंकि एक्सटर्नल कंट्रोल के अपने लिमिटेशन होते हैं कि वो एक लेवल तक ही काम कर पाता है, अनलेस अनटिल के इंटरनल मैकेनिज्म काम करे। जैसे सपोज करो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो और आपके गार्जियन आपको ऊपर से दबाव बनाते कि आप पढ़ो, देश पढ़ो, तो गार्जियन का दबाव बनाने की एक सीमा है। जब तक आप में अपनी इच्छा नहीं होगी आप कैसे पढ़ाई, आप कैसे पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म बेहतर रहे, एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वह सप्लीमेंट करे। जनरली क्या होता है, हम लोग अभी पब्लिक एड में देखेंगे इंटरनल कंट्रोल कमजोर है और एक्सटर्नल कंट्रोल जबरदस्त लगा रखे, इसलिए फायदा नहीं हो पाता। ये ज्यादा जरूरी है कि आप इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को इफेक्टिव बनाओ। इसमें हायरार्की होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, पर्सनल कंट्रोल होगा, लीडरशिप होगा। समझ रहे। फिर आप कह सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब बड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होगा। समझते। ये बहुत इंटरनल मैकेनिज्म बहुत कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये अगर इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, तो इसका जरूरत नहीं है। और अगर ये बिल्कुल इनइफेक्टिव तो ये कर भी नहीं कुछ कर सकता है।
समझ, जैसे देखते हो शरीर में इम्यूनोलॉजी ले लो, जो कह सकते हो शरीर का इंटरनल कंट्रोल अगर काम कर रहा है तो बाहर का दवा की जरूरत नहीं है, और इंटरनल कंट्रोल अगर बिल्कुल खत्म हो चुका है तो एक्सटर्नल कंट्रोल कुछ कर भी नहीं सकता है, कितना बचाएगा। अगर शरीर में इम्यूनोलॉजी खत्म हो गया, जैसे HIV पॉजिटिव किसी का हो गया समझ, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका क्षमता ही खत्म हो गया आंतरिक, तो वही हाल है। तो इंटरनल कंट्रोल को ही वो लॉन्ग रन में डेवलप करने का सोचना चाहिए, यही सस्टेनेबल है, यही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और यही ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखें, कंट्रोल से अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अथॉरिटी, और अथॉरिटी से यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर। यानी जितना ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल होगा उतना इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगा, जितना इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगा उतना इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जितना इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उतना बैलेंस पॉलिटी होगा, और फिर उसी हिसाब से उतना इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा नागरिक महत्व के कार्यों का। क्लियर हो गया, जिससे दोनों नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जैसे देखते हो, जैसे यहाँ पर इस केस को देखो कि वर्चुअली क्या है कि किसी भी देश में जो किसी भी समाज का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो स्टेट होता है, जिसको आप राज्य बोल सकते हो। हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी को राज्य कहते हैं। हर राज्य का, राष्ट्र का अपना संविधान होता है, भारत का संविधान भी उसी में आता है। और भारत का संविधान ने सत्ता किसको दे रखा है, पब्लिक को दे रखा है। जैसे चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए सत्ता पब्लिक से लेजिस्लेचर के पास आता है और लेजिस्लेचर से एक्सिक्यूटिव के पास आता है। क्लियर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अमेरिका अगर ले लो तो वहां पर प्रेसिडेंशियल एक्सिक्यूटिव है, वहां पर सत्ता सीधे पब्लिक से एक्सिक्यूटिव के पास जाता है। जुडिशरी तीसरा ऑर्गन है सरकार का जो काफी पावरफुल है, और वो सत्ता कहां से डायरेक्ट ले रहा है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहा है, उसी के प्रति जवाबदेह हो रहा है। क्लियर। तो एक हुआ लेजिस्लेचर, वेस्ट विंग तरफ हुआ, एक एक्सिक्यूटिव हुआ और एक जुडिशरी हुआ। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सिक्यूटिव के अंदर भी 3 पार्ट हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सिक्यूटिव, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव और परमानेंट एक्सिक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सिक्यूटिव में प्रेसिडेंट होंगे या गवर्नर होंगे, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह आएंगे, और परमानेंट एक्सिक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स वगैरह आएंगे। तो चलिए, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नैरो पर्सपेक्टिव लेते हो तो ये आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हो तो ये आएगा। समझ रहे हैं। अब ये अगर मान हम नैरो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें कंट्रोल कौन कौन लगा रहा है, एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल लगा रहा है, एक एक्सिक्यूटिव कंट्रोल लगा रहा है, एक जुडिशरी कंट्रोल लगा रहा है, इससे अलावा पब्लिक भी कंट्रोल लगा रहे हैं, पीपुल्स कंट्रोल। तो 4 तरह से कंट्रोल। एक तो इंटरनल अपना काम कर ही रहा है, यहाँ भी एक्सटर्नल इंटरनल सब में कंट्रोल मैकेनिज्म, यहाँ हायरार्की है, SCR है, इन्वेस्टिगेशन है, सब काम कर रहा है। यहाँ लेजिस्लेटिव कंट्रोल या एक्सिक्यूटिव कंट्रोल या जुडिशरी कंट्रोल, प्लस यहाँ पर पब्लिक का भी कंट्रोल है जो विभिन्न मैकेनिज्म से मैनेज होता है। जैसे कि सोशल ऑडिट दे सकते हो, मीडिया को ले सकते हो, सिविल सोसाइटी को ले सकते हो, RTI को ले सकते हो, सिटीजन चार्टर को ले सकते हो, लोकपाल या अम्बड्समैन, ये प्रणाली, ये सब जो है जन नियंत्रण के साधन है जो प्रशासन पर परिवर्तित होते हैं जनता के बिहाफ में। खासतौर पर मीडिया का तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। समझ रहे हैं। और आज के तारीख में देखो यूपीएससी में बड़ी कोशिश आजकल मीडिया पर आ रहा है, खासतौर पर जब से गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, क्या क्या देखते होगे, मतलब पेड मीडिया वगैरह वगैरह उछाला शब्द जा रहा है, इससे मीडिया पर क्वेश्चन काफी आ रहा है, मीडिया के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, मीडिया का मतलब लोकतंत्र के रक्षा है कर पा रहा है अथवा नहीं, इस पर भी आज विवाद हो रहा है। सोशल ऑडिट नया एंट्री लिया है, अभी जगह बना ही रहा है, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे। सिविल सोसाइटी मतलब सब समाज, जिसमें NGO, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोऑपरेटिव वर्क सोसाइटी वगैरह आते हैं जो राज्य के साथ मिलकर काम करते हैं, राज्य को सहयोग करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और मतलब कभी कभी तो उनका राज्य के साथ 36 का आंकड़ा भी हो जाता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सिविल सोसाइटी का जो क्षेत्राधिकार है वह राज्य पर निर्भर करता है, राज्य उसको कितना अलाउ कर रही है। राज्य अगर अलाउ करेगी तो ज्यादा अच्छा काम कर, राज्य अलाउ नहीं करेगी तो फिर हो सकता है कम काम करे। राज्य सबको मैनेज करती है, यार जितने चीज आप देख रहे हो ना सबको मैनेज करती है। समझ रहे हैं। वो शायद मतलब संविधान के दायरे में देखना होता है और सुनिश्चित करना होता है कि सब व्यवस्था के अनुसार काम करे, कोई व्यवस्था से अलग ना हो।
क्लियर है। तो इतने आपको देख रहे हो। तो ये सब ये तो यहाँ पर दो कंट्रोल मैकेनिज्म हुआ, एक इंटरनल हुआ, ये इंटरनल कंट्रोल हुआ, और ये एक्सटर्नल, पहला लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दूसरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, तीसरा जुडिशियल कंट्रोल, और चौथा पब्लिक कंट्रोल। अब पब्लिक कंट्रोल में बहुत सारे कंपोनेंट, सोशल ऑडिट, मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्टेट, RTI, सिटीजन चार्टर, लोकपाल एक्सेट्रा। समझ। तो इसी पर क्वेश्चन जनरली आप देखो आज की तारीख में ना इन सब पर क्वेश्चन कम आता है। ज्यादातर क्वेश्चन सिविल सोसाइटी पर आएगा, मीडिया पर आएगा, सोशल ऑडिट पर आएगा, सिटीजन चार्टर पर, लोकपाल पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस तरह पर आजकल क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव कंट्रोल में भी क्वेश्चन है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल का मतलब हुआ लेजिस्लेचर द्वारा कंट्रोल। ये जो है ना देश में लोकप्रिय शासन का द्योतक है। अगर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इफेक्टिव है इसका मतलब देश में लोकप्रिय शासन है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जैसे देखते हो कहीं 356 लग जाता है या राष्ट्र में 352 लग गया, तो फिर हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द वो खत्म हो और लेजिस्लेटिव व्यवस्था स्टैब्लिश हो ताकि पॉपुलर गवर्नेंस आ सके। क्लियर है, दिस इज द बेसिक पॉइंट। एक्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव है वह किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखता है। तो उसमें जैसे मंत्री हुआ, मंत्री परिषद हुआ, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है, मतलब बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप, बाय हैविंग पॉलिसी प्रोसेस एक्सेट्रा। ये कैसे करता है, इसके पास बहुत सारा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। ऐसे हो सकता है पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हुए, फिर रेजोल्यूशंस हुए, मोशंस हुए, लॉ मेकिंग प्रोसेस हुआ, बजट टेक्निक्स हुए, प्लस कम पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, फिर CAG हैं, ये सब के माध्यम से इस पर नियंत्रण रखता है। क्लियर। एक बार हाल ही में UPSC 2016-17 में क्वेश्चन आया कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं जितना होना चाहिए। और आप तो देखते रहते हो, टीवी पर भी देखते हो, और कभी संसद इस काम से लटका हुआ, कभी उस काम से लटका हुआ, इतना सेशन होना चाहिए, सेशन हो नहीं पाता है, छोटे मोटे इश्यू पर व्यवधान रहता है, काम मामला लटक जाता है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट लेजिस्लेटिव कंट्रोल का। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका जो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, ये तो बड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि ये गुड गवर्नेंस है। फाइन, ये जितना बेहतर होगा उतना गुड गवर्नेंस होगा। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जितना बेहतर उतना अच्छा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली व्यवस्था होगी, या न्याय के साथ विकास होगी, या सुशासन होगी, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है। इसके पास पॉलिसी फॉर्मुलेशन के द्वारा, पर्सनल मैनेजमेंट के द्वारा, फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा इस पर कंट्रोल करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल जुडिशरी द्वारा, यहाँ आप देख रहे हो न्यायपालिका को स्वतंत्र दर्जा दिया हुआ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पृथक, मतलब पृथक न्यायपालिका जो है ना लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्री कंडीशन है। तो आप देखते हो न्यायपालिका स्वतंत्र है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो न्यायपालिका का नियंत्रण देश में विधि के शासन का द्योतक है। समझ रहे हैं, गुड गवर्नेंस का द्योतक है। जैसे गुड गवर्नेंस ने 7 पैरामीटर जो निर्धारित किया है गुड गवर्नेंस में, ये भी है देयर शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। समझ रहे थे, जुडिशरी इफेक्टिव कंट्रोल रखती है। जुडिशियल कंट्रोल का ही नया मैनिफेस्टेशन आप देखते होंगे, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये क्या कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, या फिर कह सकते हो जुडिशियल ओवररीच जैसे नए नए कंसेप्ट पिछले दिनों देखने को मिला। समझ रहे हैं, लेकिन जुडिशियल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इट सिंबलाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। गेटिंग अ पॉइंट। तो इसका मतलब तीनों का अपना अपना लक्षण हुआ। ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पॉपुलर गवर्नेंस को, ये किसको दर्शा रहा है गुड गवर्नेंस को, या किसको दर्शा रहा है रूल ऑफ लॉ को। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा मैं आपको इंटरनल मैकेनिज्म बतलाया, वो बतला रहा है इंटरनल इम्यूनोलॉजी को, जिसमें हायरार्की हुआ, लीडरशिप हुआ, फिर आप कह सकते हो पर्सनल कंट्रोल हुआ, फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ, मैनेजमेंट जो अंदर में अंदर काम करता रहता है, सरकार रहे चाहे ना रहे वो अपने आप काम करते रहता है। तो उसको हम लोग इंटरनल, जैसे शरीर काम कर रहा है और नियंत्रण तंत्र भी काम कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ देखोगे कि प्रशासन काम कर रहा है और प्रशासन के अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म अपना अपना काम करते रहता है। क्लियर है। और ये जब तक इफेक्टिव है, बाहर का कंट्रोल का ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये कमजोर पड़ रहा है तो फिर बाहर, जैसे आपका जब शरीर में कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहा है तो आपको बाहर का दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ता, और जब कभी ये इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कमजोर पड़ता है तभी आप दवा लेते हो और इसको दुरुस्त करते हो।
होता है कि नहीं होता है? सो दिस सेम थिंग है, internal control is good, then no need for external control, and if internal control is completely exhausted, then no use of at all no use of external control. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। जैसे जैसे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुआ है, इफेक्टिव हुआ है, आप देखते हो पॉपुलर कंट्रोल बहुत बढ़ गया और नए नए मैकेनिज्म आज के तारीख में आ गया है। जैसे पिछले लोकपाल वाला दे सकते जो बड़ी पुराना लोकपाल व्यवस्था, आप देखते हो 1809 में स्वीडन में स्टार्ट हुआ था ऑम्बड्समैन के नाम पे, और करीब 52 देशों में भी एग्जिस्टेंस में है किसी न किसी रूप में। भारत में बड़ी लंबे अरसे से इसकी बात की जा रही थी। 68 में सबसे पहले इसको लाने की बात की गई थी, 2015 में अल्टीमेटली 14 में अल्टीमेटली ये लागू हो पाया है। हमारे तो लोकपाल राज्यों में लोक आयोग की व्यवस्था नए सिरे से काम कर रहा है। ये जनता का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जनता का प्रवक्ता के रूप में, जनता के हितों के रक्षक के रूप में काम करता है और शीर्ष स्तर पर जन शिकायत और भ्रष्टाचार के मामले से निपटता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन, पिछले दिनों इस पर नियुक्ति भी हुआ है, समझ रहे ना। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। लोकपाल पर क्वेश्चन तो काफी आता है और आपको जानना भी चाहिए। नया अमेंडमेंट वाला देख लीजिए, नया एक्ट जो बना हुआ उसके तहत कैसे काम करता है और क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इससे रिलेटेड डेटा मिल जाए, करंट स्टेटस मिल जाए, जरूर कलेक्ट कीजिएगा, एग्जाम में उसको लिखिएगा, अच्छे अंक होने के चांस रहेंगे। फिर सिटीजन चार्टर, ये सिटीजन चार्टर ब्रिटिश व्यवस्था है। मतलब आप देखते हो कि जब जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोक कर्मों से जो सरकार जनता का रुझान घट रहा था उसको रिस्टोर करने के लिए सिटीजन चार्टर लाया था कि जनता को वो क्वालिटेटिव सर्विस, टाइमली सर्विस, मतलब कह सकते हैं अप टू मार्क सर्विस देने का एक डिक्लेरेशन है जिसको सिटीजन चार्टर कहते हैं, जो भारत में भी कार्मिक मंत्रालय प्रशासनिक सुधार इसको लेके चल रहा है। और आज केंद्र सरकार है बहुत सारे से मंत्रालय विभाग जो सिटीजन चार्टर साइन कर चुके हैं और उस तर्ज पर लोगों को सेवा दे रहे हैं। क्लियर है। आरटीआई, ये भी आप देखते हो गुड गवर्नेंस का ही कैरेक्टर है। 2005 में एक नया कानून बना, जनता को सूचना का अधिकार दिया गया, जिसके तहत जनता को अधिकार है कि वह प्रशासन से इंफॉर्मेशन की जांच कर सकता है, मांग कर सकता है, और प्रशासन का दायित्व है, अधिकारी का दायित्व है कि वह जनता को मांग किए जाने पर इंफॉर्मेशन दे। ये भी बड़ा आज के तारीख में जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता जो लोगों को इसके माध्यम से मिला, आरटीआई के माध्यम से मिला है कि लोग प्रशासन तक पहुंच सकता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। सिविल सोसाइटी के बारे में मतलब है कि सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें एनजीओ, इसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एफर्ट सब शामिल होते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो समाज में देखो सिविल सोसाइटी बेहतर ढंग से काम कर रहा है, वहां पर राज्य का काम थोड़ा आसान हो जाता है। जहाँ सिविल सोसाइटी नहीं, वहाँ राज्य को इनका ही भूमिका निभाना पड़ता है, बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका हो जाती है। तो आज तो सिविल सोसाइटी का तादाद बढ़ते जा रहा है और आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बढ़ती भूमिका निभा रहा है। क्लियर। हालांकि इसके अभी मतलब क्षमता का अभाव है, मतलब कह सकते हैं सामर्थ्य का अभाव है, प्लस राजनीतिक समर्थन का अभाव है, सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता है, कई आंकड़े हुए थे तो इससे कुछ देखने को मिलते। मीडिया में जैसे आप देखते हैं मीडिया में बहुत तरह के मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, सारे इनफॉर्मल मीडिया होता है, फॉर्मल मीडिया होता है, गवर्नमेंटल मीडिया होता है, सारे पेड मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है। आज की तारीख में तो मीडिया को, मैंने आपको क्या बोला, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये तभी है जब ये निष्पक्ष होकर काम करे, प्रभावकारी रूप से काम करे। पिछले दिनों इसके भूमिका पर, इसके व्यवहार पर काफी आक्षेप लगा है। आज तो देखते हो गए टीवी चैनल पर लोग बहुत स्पष्ट रूप से असर्टिव हो गए, इसको हटाओ, ये चैनल ठीक नहीं, ये चैनल हटाओ, ये पेड है या अनपेड है या बायस्ड है या वन साइडेड है, इस तरह देखने पे मिल रहा है। ये एजेंडा चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं। कुछ का काम है सरकार का अंधभक्ति करना, कुछ का काम है सरकार का केवल खिंचाई करते रहना। दोनों ठीक नहीं है। स्वस्थ क्रिटिसिज्म होना चाहिए जो रचनात्मक हो और देश के और शासन के विकास के लिए हो, जनता के हित में हो, इस तरह की होना चाहिए। किसी नैरेटिव या एजेंडा के तहत इसे काम ना करना चाहिए। और इस पर आज बहुत जबरदस्त रेगुलेशन की जरूरत है ताकि ये जनहित में काम कर सके, देश के हित में काम कर सके और बेहतर भूमिका निभा सके।
सोशल ऑडिट भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले आया था, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में नया एंट्री लिया है। इसमें सिविल सोसाइटी जो होते हैं गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का ऑडिट करते हैं और जो गवर्नमेंट का क्लेम है उसको जस्टिफाई करते हैं सही या गलत। मैं कई दफा आप देखते हो कि सरकारी आंकड़े में जो दर्शाए जाते हैं उससे तो लगता नहीं कोई देश में समस्या है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं तो वस्तु स्थिति कुछ और मिलता है। तो सोशल ऑडिट वही कि सिविल सोसाइटी द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्नमेंट परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ऑडिट किया जाना, गवर्नमेंट क्लेम्स का वेरीफाई किया जाना और सत्यापित करना कि जो कहा जा रहा है वह सही है अथवा नहीं। यह भी नया एंट्री लिया और आज के तारीख में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएजी ऑफिस में एक अलग विंग ही बना दी गया सोशल ऑडिट को और इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्लियर है। लेकिन आप जानते हो कि कंट्रोल मैकेनिज्म मेन यहाँ पर देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो वर्चुअली होता है ना, यहाँ पर ये जो स्टेज है ना, इसी स्टेज पर पीपल जो है पब्लिक जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में आता है। तो इस परिस्थिति में आप इस व्यवस्था को चाहे जितना बेहतर कर दो, इस लेवल को जब तक नहीं सुधारो जहाँ पब्लिक और प्रशासन के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर अगर आप अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर पाओ तो सही मायने में अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करना का माना जाएगा। और आज इसी दिशा में प्रयास चल रहा है, जो सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, राइट टू पब्लिक ग्रीवेंसेज, ये सब नया नया मैकेनिज्म जितना आते जा रहा है, सारे सब में आप देख रहे हो कि इसी चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कट एज लेवल पर जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में आती है वहां पर आज आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आईटी और आरटीआई दोनों मिलकर यहाँ पर बेहतर ढंग से भूमिका निभा रही और आज इस पर वर्कआउट, जैसे आप द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट में भी इसको और अधिक संवेदनशील बनाने का, प्रभावकारी बनाने का व्यापक अनुशंसा किया गया। तो मैं मानता हूं कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए इस पर पूरी तरह वर्कआउट कर लेने के लिए। सेकेंड ARC का रिपोर्ट इसमें आपको बहुत बेहतर ढंग से सहयोग कर सकता है। इसके अलावा इसमें और आप देख सकते हैं कि और भी इसमें काफी सूचना इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। समझ रहे हैं, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में या फिर नेट पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक इसको बेहतर ढंग से करो। और खास तौर पर ये जो छाता मैंने बनाया ना, इस पर खास तौर पर सोशल ऑडिट, मीडिया, सिविल सोसाइटी, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, अगर इन सबको करोगे तो कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो पक्का आ जाने का चांसेस है। और ये तो जानते ही 3 इधर है, तो यानी कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सिग्निफिकेंटली करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है और डे टू डे इस्तेमाल में आने वाला कंसेप्ट है। मेरे को लगता है कि आप इसको एंजॉय करोगे। किताब से पढ़ो, कोई भी अच्छी किताब महेश्वरी अवस्थी में, चाहे लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा आपको, प्लस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेट से सपोर्ट, ये इसमें काम आ सकता है। समझ रहे, तो इसको वर्कआउट करना शुरू करो। इसका पहले ऐसा लेजिस्लेटिव कंट्रोल का एक पॉइंट, पहले अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का अलग से एक टॉपिक बना लो कि अकाउंटेबिलिटी में 3 क्वेश्चन है, इसको कैसे आंसर करना है। अकाउंटेबिलिटी टू होम, अकाउंटेबिलिटी टू व्हाट, फॉर व्हाट, एंड अकाउंटेबिलिटी हाउ, कैसे होगा। पहले किसके प्रति उत्तरदायित्व, यहाँ पर जैसे देखते हो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका उत्तरदायित्व, कार्यपालिका उत्तरदायित्व होता है विधायिका के प्रति और विधायिका उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। किस चीज के लिए, तो अभिशासन के लिए, सत्ता का प्रयोग करने के लिए, धन का प्रयोग करने के लिए। और कैसे, तो संसदीय प्रश्न के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, नीति प्रक्रिया के माध्यम से, ये सब तरीके। इस पर अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नो, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकारी अपने अधिकार कर्तव्य समझते हैं, अधिकारी अपना उत्तरदायित्व जानते हैं, तो फिर आपको कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, सब दुरुस्त रहेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यवस्था करो, सोचो कि जिसमें पुलिस को पता है उसको क्या करना है, जज को पता है उनको क्या करना है, अधिकारी को पता है क्या करना है, शिक्षक को पता है क्या करना है, डॉक्टर को पता है क्या करना है, कैसे करना है, सब जनता के हित में काम करे, तो फिर क्या दिक्कत है, राम राज तो आ ही जाएगा, समझे, गुड गवर्नेंस तो आ ही जाएगा। लेकिन यहीं पर गड़बड़ होता है, लोग अपनी जवाबदेही समझते नहीं है, शक्ति का मिसयूज करने लगते हैं, अपने पर्सनल हित में इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर उससे लोकहित और चैन पूरा गड़बड़ा जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मतलब आप समझ लो ना कि मतलब अगर मान ले जाए, इफ देयर इज अकाउंटेबिलिटी
समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो सबसे पहला तो होगा कि आपका रूल ऑफ लॉ होगा, देश में रूल ऑफ लॉ होगा कि नहीं होगा? इफ देयर इज अकाउंटेबिलिटी देयर रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या होगा बताइए? फिर होगा आपका गुड गवर्नेंस होगा, गुड गवर्नेंस होगा, मतलब शासन बेहतर होगा। तीसरा क्या होगा? मतलब पब्लिक फेथ होगा, पब्लिक फेथ इन गवर्नेंस, पब्लिक का, जनता का प्रशासन में विश्वास बना रहेगा। और क्या होगा? पब्लिक इमेज, गवर्नमेंट का इमेज होगा, इमेज होगा मतलब पब्लिक इमेज काफी अच्छा होगा गवर्नमेंट का, पब्लिक इमेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कॉर्पोरेट इमेज बहुत अच्छा होगा कि नहीं, सरकार बहुत सही है, जो कहती है सो करती है, लोकहित में काम कर रही है दिस दैट। तो अगर ये सब चीज ठीक है तो यार सेफ एंड सिक्योर। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्राई टू मेक control mechanism effective so that accountability is working properly, implied that authority and responsibility should become equal. So this is the basic point. तो इस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, जनता का विश्वास, सरकार की छवि, अगर सब चीज आप चाहते हो कि दुरुस्त हो तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल शुड बी इफेक्टिव वन। क्लियर है? तो आप सबका हैंड आउट बनाओ, पहले अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का बनाओ जो इस तरह से, फिर दूसरा लेजिस्लेटिव कंट्रोल का बनाओ, फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का बनाओ, फिर जुडिशियल कंट्रोल का बनाओ, फिर इंटरनल कंट्रोल का बनाओ, फिर सबका एक एक पेज में, एक लाइन में पैराग्राफ में सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो और उस पर वर्कआउट करो, उसको मगअप कर लो और एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर वर्कआउट करो। ज्यादा चांस है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे? तो इस पर वर्कआउट करोगे तो अच्छे अंक आने का चांसेस है, प्रोवाइडेड यू पुट राइट इन्फॉर्मेशन, correct data and up to date information. Okay, all the best, enjoy. If any difficulty you can contact me. If you like it, subscribe it. Okay, all the best, all the best.